हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक एटम का क्या स्ट्रक्चर है। एक एटम जो किसी भी एलिमेंट की पहचान है, जो एक एलिमेंट बना रहा है, दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, ये यूनिवर्स बना रहे हैं। तो वो जो एक स्पेसिफिक चीज़ है एटम, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी थियोरीज हैं, बहुत सारी थियोरीज दी गई हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी शुरुआत की गई थी डाल्टन ने। और डाल्टन ने ये कहा था कि एटम एक इंडिविजिबल सब्सटेंस है। ये क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भाई डाल्टन ने क्या कहा। डाल्टन ने बोला डाल्टन ने बोला कि भाई एक एटम है, और ये एटम वर्ड आया है एटमोस से, और इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है इंडिविजिबल, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। और जो भी कोई मैटर बना है वो इसी एटम के रिपीटिशन से बना है। तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, छह एटम, ऐसे बहुत सारे एटम से मिलके ये पूरा मैटर और ये पूरा यूनिवर्स खड़ा हुआ है। ये बोला डाल्टन ने। अभी ये चीज चलती रही। अब इस चीज में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी से। भाई उसने तो, डाल्टन ने क्या कह दिया था कि भाई एक एटम है जो डिवाइड नहीं हो सकता है, पर डिस्कवर क्या हो गया? डिस्कवर हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या मतलब होता है? भाई इन्होंने बोला कि एटम में तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली चीज होती है प्रोटॉन, दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन, और तीसरी चीज होती है इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीजें होती हैं। तो अब यदि एक एटम डिवाइड हो गया तो बात ही खत्म हो गई ना। तो डाल्टन की थ्योरी गलत हो गई, क्योंकि डाल्टन ने तो कहा था कि एटम डिवाइड नहीं होता है। तो यहां पर एटम डिवाइड हो गया, और डिवाइड किस में हुआ? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो अब डाल्टन की थ्योरी वॉइड करने वाली डिस्कवरीज पहले पढ़ेंगे कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है जे थॉमसन को। नाम सुना होगा आपने, सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला है इस चीज के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। और ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? ये की थी सर जे थॉमसन ने। अब इनको आगे सर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इनको नाइटहुड प्राप्त है, ये ब्रिटिश थे, इसीलिए इनके आगे सर लगाया जाता है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या किया था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। और इस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कहा था कि भाई, उसके कंक्लूजन के अंदर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता क्या है। देखिए, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ना एक बहुत ही आसान सी चीज की गई थी। मतलब आसान तो अभी हम बोल दे रहे हैं, हमारे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, उस वक्त बहुत बड़ी चीज थी पर की गई थी। ये क्या किया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वाया वैक्यूम पढ़ा जा रहा था, क्योंकि बिजली गिरती है तो सभी को मालूम है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट थ्रू एयर, ये बात सबको मालूम है। तो ये पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। तो उन्होंने मैन मेड वैक्यूम जैसी चीज़ें बनाई, और एक बहुत ही हाई पोटेंशियल सप्लाई किया, और उन्होंने कहा कि देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जाती है कि नहीं। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, एक नेगेटिव टर्मिनल लगाया, वैक्यूम बनाया, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एक सेल लगाया जहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है,
ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पे इन्होंने बहुत ही लो, वेरी लो प्रेशर एक्सर्ट किया, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ atm एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही कम प्रेशर है, मतलब ये जो स्टेट है ये नियर वैक्यूम वाली ही है। अब ये परफेक्ट वैक्यूम तो है ना, हमारे लिए बनाना पॉसिबल ही नहीं है, पर ये नियर वैक्यूम स्टेट है। तो इन्होंने ये लगा दिया। ये पोटेंशियल जो था ये बहुत ही हाई पोटेंशियल था, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव टर्मिनल के पीछे, क्या ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव टर्मिनल के पीछे ग्लो आया है। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। किसके पीछे? पॉजिटिव के पीछे ग्लो आया। अब ये ग्लो कैसे आया भाई? ये ग्लो क्यों आएगा? तो इसी चीज, ये ग्लो क्यों आया, यही चीज का जवाब ढूंढते ढूंढते इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। इन्होंने क्या बोला कि भाई पहले ना जरा समझ लेते हैं, कि इसको लिख लेते हैं कि क्या बात की गई, फिर अपन लोग समझेंगे कि क्या बोला गया। ठीक है। व्हेन a high potential is applied in a very low pressure environment, in a very low pressure environment, onto electrodes in a discharge tube, in a discharge tube, a glow was experienced behind पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो इन्होंने क्या पाया? अ ग्लो। क्या पाया? अरे भाई मिट जा रहे। हाँ, अ ग्लो बिहाइंड एनोड कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड by a moving particle which started from cathode and moved towards anode and penetrated anode and striked on the surface, on the tube surface. Therefore, such particles or rays are called cathode rays. ठीक है, सच पार्टिकल्स आर कैथोड रेज। तो उन्होंने क्या कहा, फिर से समझिए कि भाई आपके पास दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल।
यदि पॉजिटिव के पीछे ग्लो मिला है तो कोई एक पार्टिकल यहां से जनरेट होके यहां जाना चाहिए, क्योंकि देखिए दो है तो जो पॉजिटिव से निकलेगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव से निकलेगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यही मूवमेंट होने वाला है ना। अब यदि आपने बोल दिया कि एक जो ग्लो है वो एनोड के पीछे मिला है, ये एनोड है इसके पीछे मिला है, तो कैसे मिलेगा कि जो पार्टिकल यहां से चला वो बहुत तेज भागता हुआ है, इसको पेनिट्रेट किया और पीछे दीवार पे स्ट्राइक कर गया, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबल कैसे हो पाएगा भाई। दोनों के बीच में ग्लो आता तो हम बोलते कि इससे अभी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, पर इसके पीछे आया तो क्या हुआ, यदि ग्लो एनोड के पीछे आया तो कैथोड से पार्टिकल जनरेट हुआ होगा, यदि ग्लो कैथोड के पीछे आया इसका मतलब है कि एनोड से पार्टिकल जनरेट हुआ होगा, और इसी से इसका नाम पड़ा कैथोड रे या कैथोड पार्टिकल। और अब फिर कैथोड पार्टिकल की या कैथोड रे की प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई, जितनी भी थी, चलिए वो हम भी करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कैथोड रे की डिस्कस हुई वो थी कि भाई कैथोड रे, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन which can be confirmed by placing an opaque body in between the electrodes। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब में, देखिए ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव नेगेटिव है, और एक सेकंड ज़रा, हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और हमने ये सेल बना दिया है, और बीच में क्या लगा दी हमने, बीच में लगा दी हमने एक छोटी सी ओपेक बॉडी। ये ओपेक बॉडी का क्या मतलब होता है, देखिए ओपेक बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसके थ्रू जो चीज़ ट्रैवल कर रही है वो पास नहीं कर सके। जैसे मान लो यहाँ पर आपने एक लाइट लगाई और यहाँ पर आपने अपना हाथ लगा दिया, तो जो लाइट है वो पूरी की पूरी हाथ को पास नहीं कर पाती, तो जो हाथ हो जाएगा ये हाथ एक ओपेक बॉडी हो जाएगा। तो ओपेक बॉडी ऐसी कोई भी बॉडी है जो लाइट को रोक ले, या जो भी कोई पार्टिकल है जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उसको रोक ले। तो इन्होंने क्या पाया कि भाई जैसे ही इन्होंने एक ओपेक बॉडी लगाई, तो ओपेक बॉडी लगाने के बाद में ऐसे ये ऊपर से निकल गया, ये नीचे से निकल गया, वैसे ही ये यहाँ ऊपर से निकल गया, ये यहाँ नीचे से निकल गया, ये तक तो ठीक था। प्रॉब्लम क्या हुई कि ये पार्टिकल जो बीच में थे ये टकराए, और ये टकराने के बाद में इन्होंने क्या पाया कि भाई ऊपर और नीचे तो ब्राइटनेस है, पर यहां पे बीच में क्या आ रही है, शैडो आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल जो आ रहा था उस पार्टिकल को रोक लिया, वो जो रे आ रही थी उसको रोक लिया। अब यदि मैं ये सोचूं कि भाई मैंने यहाँ पे लाइट लगाई, यदि यहाँ पे लाइट लगाई तो यहाँ पे शैडो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मैंने यदि यहाँ पे लाइट लगाई तो यहाँ पर मेरे गर्दन के जो शैडो लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लाइट ट्रैवल नहीं कर पा रही है। यदि मान लो लाइट स्ट्रेट लाइन में या जो भी कुछ पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता, तो वैसे ऊपर से निकलता तो फिर शैडो नहीं आती। तो जो शैडो आई ना, ये शैडो, अपीयरेंस ऑफ शैडो, कंफर्म्ड इट। कंफर्म्ड इट। और ये शैडो क्यों है? क्योंकि बीच में आपने एक ओपेक बॉडी लगाई थी। इसके बाद सेकेंड थिंग क्या थी कि भाई दीज रेज हैव काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इनमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम था।
और ये हमने कैसे प्रूव किया? दिस वॉज प्रूव्ड बाय प्लेसिंग a small fan in between electrodes। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा फैन रख दिया इलेक्ट्रोड्स के बीच में और हमने ये प्रूव कर लिया। तो क्या किया समझो कि भाई हमने यहां पर ये एक इलेक्ट्रोड बनाया, मतलब ये कैथोड रे ट्यूब बनाया, यहां रखा पॉजिटिव टर्मिनल, यहां रखा नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर हमने लगा दिया एक छोटा सा फैन, और ये फैन बाहर आ गया। अब क्या होगा भाई, जो पार्टिकल निकले वो पार्टिकल ऐसे ऊपर से निकल गए तो कोई बात नहीं, नीचे से निकल गए तो कोई बात नहीं, पर जो पार्टिकल ऐसे फैन से टकराया, ये पार्टिकल फैन से टकराए, तो ये जब पार्टिकल फैन से टकराए तो जरा समझो, यहां पे आपने फैन लगा रखा, यहां से पार्टिकल आया, यूं टकराया, तो ये फैन ऐसे घूमेगा, फिर पार्टिकल आया यहां से टकराया, ये घूमेगा। अब ये कब घूम पाएगा? जब इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है। यदि इस पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है तो उसने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर किया और ये फैन घूमा, वरना फैन घूमता ही नहीं था। भाई यदि इसमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम नहीं होता तो सीधा सीधा पार्टिकल निकल आता, जैसे लाइट होती है। आपके पास एक फैन है, आप उसके ऊपर लाइट दिखाते रहो, क्या फैन घूमने लग जाएगा? नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम नहीं है। एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करने की एबिलिटी नहीं है, उसके पास मोमेंटम नहीं है। बात समझ में आ गई? तो वैसा ही कुछ हुआ। एनर्जी ऑफ फोटोन होती है E इक्वल्स टू mc², बट दैट इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी। तो ये जो फैन था, ये फैन घूमा, हाँ, ये जो फैन था ये फैन घूमा, और ये रोटेशन इन फैन इंडिकेटेड काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, अब बात हुई तीसरी, वो था कि दीज पार्टिकल्स या दीज रेज और पार्टिकल्स are negatively charged, it was proved by placing perpendicular इलेक्ट्रिक फील्ड इन ट्यूब। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आपके पास ये कैथोड रे ट्यूब है, इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर आपने कह दिया कि भाई ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, और इन्होंने क्या किया, ऊपर और नीचे और चीज़ें लगा दी। यहाँ पर इन्होंने रखा पॉजिटिव टर्मिनल, इधर रखा इन्होंने नेगेटिव टर्मिनल। तो अब क्या हुआ कि भाई जब पार्टिकल आए, भाई ये वाले पार्टिकल चले यहाँ से, भाई ये पार्टिकल यहाँ से चला और ये पीछे इधर मुड़ गया, ये पार्टिकल आया ये 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 इधर मुड़ गया। अब यदि ग्लो शिफ्ट हो गया, भाई ये ग्लो शिफ्ट हो गया, ये ग्लो इधर परपेंडिकुलर में आया, तो यदि ये ग्लो शिफ्ट हुआ तो ये ग्लो क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज था, और वो किस तरफ शिफ्ट हुआ? पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ। बात समझ में आ गई? तो ये चीज भी उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई अब बाकी सब चीजों के लिए ना बहुत मेहनत नहीं लगती। जैसे फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि दीज रेज हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेनिट्रेशन पावर? पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है किसी एक शीट के थ्रू पेनिट्रेट कर जाना।
क्या मतलब होता है इसका? किसी एक शीट के थ्रू पेनिट्रेट कर देना, इस चीज को बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो उन्होंने किया ना, वो एनोड को पेनिट्रेट करके जा रहे थे तो उनकी पेनिट्रेशन पावर हाई होगी, तभी तो ऐसा कर पा रहे थे। दूसरी, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा? 4 पॉइंट हो गए। दीज रेज डू नॉट डिपेंड ऑन गैस और मीडियम इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। भाई अभी आपने कहा कि यहाँ पे नियर वैक्यूम है, देखिए नियर वैक्यूम बनाना नामुमकिन होता है, तो आप थोड़ा सा लो प्रेशर के ऊपर कोई ना कोई गैस रखेंगे, चाहे ऑक्सीजन रखे, चाहे हाइड्रोजन रखे, चाहे नाइट्रोजन रखे, कुछ भी रखे, कुछ तो रहेगा, बहुत ही लो प्रेशर पे रहेगा पर रहेगा, क्योंकि वैक्यूम एब्सोल्यूट वैक्यूम तो बनता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई गैस कोई सी भी हो, नेचर सेम रहा। बात समझ में आ गई? तो ये एक और चीज बनी। इसके अलावा किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, मतलब थॉमसन साहब का मेजर वर्क क्या था? थॉमसन साहब का मेजर वर्क था, उन्होंने E/m रेशियो निकाला। क्या निकाला इन्होंने? E/m रेशियो ऑफ कैथोड रे निकाला। देखिए ऑफ कैथोड रे निकाला। अब ऐसा नहीं था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसी ने पहले किया नहीं था, पर वो जो E/m रेशियो निकाला ना, उसने ही सारा गेम पलट दिया, क्योंकि E/m रेशियो की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू आई। ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू एक यूनिक वैल्यू आई, और ये यूनिक वैल्यू ने सब कुछ बोल दिया। भाई यदि वैल्यू यूनिक आई और हर कैथोड रे के लिए सेम आई, तो ये बोल सके कि भाई पार्टिकल कोई सा भी हो, गैस कोई सी भी हो, इलेक्ट्रोड कोई सा भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो चीज यूनिफॉर्म है। समझ में? और फिर उसको एक यूनिफॉर्म जनरल पार्टिकल बोल दिया गया, विच वॉज अवेलेबल एवरीवेयर। तो ये काम था थॉमसन साहब का। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई एक E/m रेशियो होता है, वो E/m रेशियो जो होता है, वो E/m रेशियो एक यूनिक वैल्यू होता है, और वो वाली वैल्यू है 1.588। ये जो वैल्यू है ये है 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स। ये वाली वैल्यू निकाल ली गई। बात समझ में आ गई? और अब यदि हम कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट समझे, तो ये एक और चीज हुई जो इसका एप्लीकेशन भी बना, कि दीज रेज प्रोड्यूसेस glow when these rays hit certain materials। कौन से मटेरियल्स? यदि आप फ्लोरोसेंट, FLUO फ्लोरोसेंट मटेरियल्स के ऊपर कैथोड रे को हिट करेंगे, तो आपको एक ग्लो ऑब्जर्व होगा। क्या ऑब्जर्व होगा? आपको एक ग्लो ऑब्जर्व होगा, और वो ग्लो उसकी यूसेज बना। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई यदि मान लो आपके पास यहां पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, यहां पे आपके पास एक कैथोड रे
जनरेटर है और ये कैथोड रे जनरेटर यहां से कैथोड रे मारेगा, तो यहां पर आपको काफी अलग अलग तरीके का ग्लो मिलेगा जो इस मटेरियल पर डिपेंडेंट होगा, मटेरियल डिपेंडेंट ग्लो मिलेगा। और इसी चीज को इन्होंने यूज किया, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेक टेलीविजन स्क्रीन्स। देखिए यदि आपको याद हो तो ना, आज से कुछ टाइम पहले, अभी तो क्या ना फ्लैट पैनल्स फ्लैट स्क्रीन का ज़माना है, पर पहले जो बड़े वाले बक्से आते थे ना, इतने बड़े बड़े टीवी आते थे कि भाई एक आगे स्क्रीन है, मतलब यदि यहाँ पे स्क्रीन है फिर वैसे टेपर करता रहता है, तो ये जो था ना ये कैथोड रे ट्यूब टीवी था, उसको बोलते थे CRT टीवी। तो वो CRT, ये जो टीवी था ना, ये टीवी कैथोड रे ट्यूब से बना था। और यदि आपने ऑब्जर्व किया हो ना, तो आपने इसका वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व किया होगा कि यदि मान लो आपके पास यहाँ टीवी है और आप यहाँ बैठे हो और आप टीवी देख रहे हो, ये स्क्रीन आपके ऊपर आ रही है और आप ये एक प्लास्टिक सरफेस के ऊपर हो, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जो ये स्क्रीन के ऊपर है जो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ है कैथोड रे ट्यूब, यहाँ सीधी सी बात है पेनिट्रेशन पावर तो हाई है, तो वो इसको कैरी कर, वो ऐसे आगे निकल जाएगी और निकल के इस पर्सन के ऊपर स्ट्राइक करेगी, आपके ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो अब आप क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जब आप नीचे ये प्लास्टिक जोन से नीचे आओगे तो आपको एक सडन शॉक लगेगा। तो ऐसा होता था पहले भाई, हमारे बचपन में तो होता था कि भाई हम लोग टीवी पर बैठे, मतलब टीवी देख रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, एकदम से उठे और ज़मीन को टच किए, तो जैसे ज़मीन को टच किए तो एक करंट आया, या फिर पानी को टच किए तो करंट आया। वो क्यों आता था कि कैथोड रे ट्यूब जो थी वो इलेक्ट्रॉन पुश करती रहती थी और इलेक्ट्रॉन आके लगता रहता था। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब है ना, यहां पर आपके पास E/m रेशियो आ गया, E/m रेशियो जो है वो आ गया, और वो कितना आया, अभी हमने बात की, वो कितना आया 1.758, वो आया 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। इसके बाद आया मिलिकन। कौन आया, मिलिकन आया, और मिलिकन ने किया एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या बोल दिया, इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बोल दिया कि भाई जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये बता दिया, और ये कितना है, ये आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा उन्होंने बोल दिया, बढ़िया बात हुई। तो अभी आपके पास चार्ज और इलेक्ट्रॉन आ गया और E/m रेशियो आ गया, तो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। भाई अभी आप समझो, आपके पास ये दोनों चीजें आ गई, तो अब आप मास भी निकाल सकते हो। तो आप क्या कहोगे कि भाई E/m बाय चार्ज, मतलब या चार्ज बाय E/m रेशियो, वो मास दे देगा, और वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया। मतलब यदि मेरे को मास निकालना हो तो चलिए मास निकालने की मेहनत कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा। इन्होंने कहा कि भाई यदि हम चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो ले लें तो हमको मास मिल जाएगा, चार्ज चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आया, ये आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये आया 1.758 इंटू 10⁻11 प्लस 11 10⁻11, ये आया कूलम, ये आया कूलम पर केजी, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। समझ में आया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ने मेजर नहीं किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया जहां पे उन्होंने E/m रेशियो निकाला, ये निकाला थॉमसन साहब ने, और E/m रेशियो के बाद में जो मिलिकन आया, मिलिकन ने निकाला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज बाय मास रेशियो से इन्होंने मास निकाला। इसके लिए हम लोग है ना फिजिक्स का थोड़ा सा यूज करते हैं, जब ये आपके फिजिक्स में आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है, कि कैसे निकाला वो E/m रेशियो कैसे आया। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड वाला प्रिंसिपल आना चाहिए, विच इज़ नॉट इन आवर सिलेबस एज ऑफ नाउ, दैट इज इन फिजिक्स सिलेबस, नॉट इन केमिस्ट्रीज। यहाँ तक क्लियर है। तो ये
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इसके बाद आई प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है दो साइंटिस्ट को, एक है गोल्डस्टीन, दूसरे है रदरफोर्ड। हम लोग प्राइमरली गोल्डस्टीन को देते हैं, पर बहुत सारी बुक्स हैं जो रदरफोर्ड को डिस्कवरी का क्रेडिट दे देती हैं। ऐसा क्यों? गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन, और उसके बारे में जितनी भी बातें होती हैं वो सब बातें जो डिस्कस की गई वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई। उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट वाज वेरी क्रूशियल, रदरफोर्ड्स मॉडल वाज वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो वो जो डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, जरा उसके बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले हम बात करेंगे कैनाल रेस के बारे में। क्या हुआ ना, अभी आपके पास कैथोड रे मिल गई, तो ना साइंटिस्ट कोशिश करते रहे अलग अलग तरीके से, और अलग अलग तरीके की कोशिश में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बार को कैथोड हटाया, एनोड हटाया, जो कैथोड पतला किया, मटेरियल चेंज किया, गैस चेंज की। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया जिसको उन्होंने बोला कैनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ज़रा समझते हैं क्या किया उन्होंने। किया एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये छोटा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत रेलिवेंट नहीं है एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब ली इन्होंने, और डिस्चार्ज ट्यूब में गैस रखी, ठीक ठाक, कम नहीं थी, ठीक ठाक गैस थी। और इन्होंने क्या बोला कि भाई दो टर्मिनल लगा दिए, एक टर्मिनल लगा दिया पॉजिटिव और एक टर्मिनल लगा दिया नेगेटिव, और पोटेंशियल लगा दी। चलो यहां तक तो सभी में कर रहे थे। बस इन्होंने क्या अंतर किया, इन्होंने ये जो एनोड लगाया ना, सॉरी ये जो कैथोड लगाया, सॉरी एनोड लगाया, इन्होंने क्या किया, जो कैथोड लगाया ना, ये कैथोड परफोरेटेड रखा। अब परफोरेटेड कैथोड से क्या फर्क पड़ा, जैसे ही परफोरेटेड कैथोड रखा तो इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कि कैथोड के पीछे भी ग्लो है, पर यहां पे इन्होंने गैस रखी। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई एक ग्लो है, जो ग्लो कैथोड के पीछे है। अभी यदि एनोड के पीछे ग्लो आया तो हमने बोला कि कैथोड से पार्टिकल जनरेट हुआ होगा। वैसे ही यदि एनोड के पीछे, कैथोड के पीछे ग्लो आया तो वो वाला पार्टिकल तो एनोड से जनरेट हुआ होगा ना, बात तो वही होगी। तो इन्होंने क्या बोला, जरा समझिए कि व्हेन a perforated cathode is taken in a discharge tube, is taken in a discharge tube filled with some amount of gas under high potential. A glow was observed behind perforated cathode. The particle responsible for glow, the particle responsible for glow, भाई मिट जा रहे, for glow was assumed to have originated on anode. वही बात की भाई, यदि कैथोड के पीछे ग्लो आया है तो पार्टिकल तो एनोड पे जनरेट हुआ होगा, तो इसीलिए देयरफॉर इट वाज कॉल्ड एनोड रे और एनोड पार्टिकल। और इसका नेचर क्या था ना,
इसका नेचर आया पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसमें भी वही सब चीजें हुई कि भाई इट हैड, मतलब अरे यार मिटता नहीं है भाई ये, मतलब दीज पार्टिकल्स, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जैसा कैथोड के लिए था वैसा ही यहां पर भी था कि भाई स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, जिसको प्रूव करने के लिए हम बीच में ओपेक बॉडी लगा के पता लगा सकते हैं। ठीक है, हैव काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इनमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम भी था, ये भी हम पता कर सकते थे। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना जो आई, वो दीज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड, these were positively charged, these were not negatively charged or neutral, these were positively charged। और वही हमने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के पता कर लिया कि अब की बार यदि हमने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये नेगेटिव टर्मिनल लगा तो ग्लो इस तरफ आया, यदि नेगेटिव की तरफ ग्लो आया इसका मतलब है कि पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तीसरा, देयर नेचर, देयर nature was dependent on nature of gas filled but not on nature of electrode, ऐसा इन्होंने पाया। तो वो गैस के ऊपर डिपेंडेंट था। बात समझ में आ गई? तो अब पॉजिटिवली चार्ज है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम है, नेचर डिपेंड कर रहा है गैस के ऊपर, तो ये आए एनोड रेस, और इन्हीं एनोड रेस से पहली बार ये हिंट हुआ कि देयर कैन बी ए पॉजिटिव पार्टिकल टू, यदि एक नेगेटिव पार्टिकल है तो एक पॉजिटिव पार्टिकल भी हो सकता है। और वो पॉजिटिव पार्टिकल को फिर नाम दिया गया, मतलब दिस experiment resulted in discovery of positive particle called proton। और ये पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन यहां से मिल गया। ठीक है, अब नेगेटिव पार्टिकल हो गया, पॉजिटिव पार्टिकल हो गया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई, वो जेम्स चैडविक ने की, और उससे पहले, मतलब चलो लिख लेते हैं वैसे, न्यूट्रॉन डिस्कवरी किसने की है? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है जेम्स चैडविक ने। और कब की है? इसने की है 1932 में, ये बहुत बाद में हुई है। बाकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 है, प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत पहले की है, पर ये बात की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा पहले मॉडल के अंदर। जो पहला मॉडल दिया गया ना, वो पहला मॉडल दिया था सर जे थॉमसन ने। उससे पहले डाल्टन का मॉडल था, पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ में पहला मॉडल दिया गया वो दिया सर जे थॉमसन ने, और उसको नाम दिया गया थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, ये नाम दिया गया। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इन एन एटम पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट वॉल्यूम and electrons are embedded in it। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो पूरा वॉल्यूम ऑफ एटम है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और इसी का नाम रखा गया, मतलब ये कैसा हुआ, मतलब समझो,
ये कैसा है कि भाई आपके पास एक प्लम केक है, ये जो प्लम केक है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये एटम है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रेजिन्स की तरह किशमिश है, या इसी का नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल, कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाटरमेलन है, तरबूज, और जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सीड्स। तो ऐसा इन्होंने बोल दिया और इस चीज को नाम दिया गया थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। समझ में आया कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज का पूरा कोर है और इसके अंदर बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस चीज को नाम दिया गया थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तो दैट वाज द फर्स्ट मॉडल आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और यहाँ पे ये खत्म हुआ, इसके बाद में इसका स्टूडेंट था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने और काम किया और रदरफोर्ड ने दिया रदरफोर्ड मॉडल, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पर जब तक आप ये पूरा लेक्चर पढ़ देखिए बढ़िया से, इसके नोट्स बनाएंगे, इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई थिंक आपको बात पता है, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।